अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी सॉलिड स्टेट पे, चैप्टर नंबर 6 पे। आज हम चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर रहे हैं। एक सिंपल सा चैप्टर है जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दिया गया है। इस चैप्टर में हमने तफसीलन पढ़ना होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसी टॉपिक्स के बारे में हमारी डिस्कशन होगी। हम अपनी डिस्कशन को महदूद रखेंगे उन टॉपिक्स तक जो बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं सिलेबस के मुताबिक हमारी डिस्कशन होगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम को जानने से पहले हमने कुछ चंद एक टर्म्स को जानना होगा, जिसमें पहला टर्म है केमिकल रिएक्शन का। ये टर्म पहले भी आप कई दफ़ा पढ़ चुके। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है? इट्स अ सिंपल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो इस तरह से एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अक्सर आप पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, लेकिन हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, इट्स अ प्रोसेस in which old bonds are broken down in the reactants and new bonds are formed in the products. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स के अंदर पुराने बांडों को ज़रूर टूटना होगा और प्रोडक्ट्स के अंदर नए बांडों ने बनना होगा। इस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें H2 इज़ रिएक्टिंग विद Cl2 फॉर्मिंग HCl। HCl बन रहा है, H2 और Cl2 के रिएक्शन से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर नाउन एज ओल्ड बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल, H और H का बॉन्ड, Cl और Cl का बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड्स हैं। इन ओल्ड बॉन्डों ने टूटना होगा और H और Cl के दरमियान नए बॉन्ड बन जाएंगे, HCl HCl। तो दो HCl हमारे पास बन गए हैं। तो जब ऐसा हो रहा हो कि रिएक्टेंट्स में पुराने बांड टूट रहे हों और प्रोडक्ट्स में नए बांड बन रहे हों, तो हम कहते हैं कि ये है केमिकल रिएक्शन। आपको पहले ही बताया गया कि आप जब से डिफ़ाइन करते हैं तो आप बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट, लेकिन प्रॉपरली अगर हम केमिकल रिएक्शन को देखें तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ओल्ड बांड्स आर ब्रोकन डाउन, न्यू बांड्स आर फॉर्म। यहाँ तक अगर इस बात की समझ आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसकी डायरेक्शन के लिहाज से मैं आपको एक दो टाइप्स बता देता हूँ केमिकल रिएक्शंस की। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिहाज से इसके दो टाइप्स हैं। एक को हम ये वाला नाम देते हैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शंस होते हैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस? दीज आर द रिएक्शंस which proceeds only in forward direction, only in forward direction, जिसके लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन मुख्तस है और वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसे? देखिए, हम रिएक्ट कर रहे हैं H2 को O2 के साथ, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, H2O बनेगा और इस डायरेक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। यू नो अबाउट कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। आप लिखते हैं C+O2 दैट फॉर्म CO2, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है और वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सिंगल एरो से हम इसको शो करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन, नॉर्मल कंडीशन में, आम हालात में, जिस हालात में ये रिएक्शन हो रहा है उसमें फिर ये वाले प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते।
ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते। इस लिहाज से रिएक्शन की दूसरी कैटेगरी है रिवर्सिबल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे आपको बताया दीज आर द रिएक्शन विच प्रोसीड्स ओनली इन फॉरवर्ड रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शंस हैं विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में ये चलते हैं, यानी फॉरवर्ड में और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं, ये चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2 प्लस I2। इसके लिए मैं एरोज ड्रा कर रहा हूँ दोनों साइड में। इसे बनेगा HI 2HI। इनके साथ स्टेट्स भी मेंशन करने होते हैं, गैसियस स्टेट में ये रिएक्शन हो रहा है। सो दे प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ये बढ़ते हैं, तो ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। चलिए देख लें, कुछ और एग्जांपल इस पे डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम रिएक्शंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शंस कितनी किस्म के हैं। देखिए हम लिखते हैं इस तरह से, SO2 प्लस O2 दे फॉर्म SO3। देखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये रिवर्स डायरेक्शन, सो दे प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। तो ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चलते हैं उसको हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा ताल्लुक इन रिएक्शंस के साथ है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शंस डिस्कशन में नहीं आएंगे, हमारी डिस्कशन महदूद रहेगी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करें। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, आगे ले चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली हम बोल सकते हैं इस तरह से, स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैसे डिफाइन करते हैं, जानना ज़रूरी है इस टर्म का। Change in the concentrations of reactants or products per unit time। चेंज आना, तब्दीली आ जाना किस चीज़ में, कंसंट्रेशन में। किन चीज़ों की कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज का आ जाना विथ टाइम, पर यूनिट टाइम, टाइम के लिहाज से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन है, हमने इसमें कंसंट्रेशन ली है इसकी 1 मोल, इसकी 1 मोल। तो टाइम गुजरने के साथ साथ सेकंड गुजर रहा है या मिनट गुजर रहा है या घंटा गुजर रहा है, जो भी यूनिट टाइम आप सेलेक्ट करें, वेदर दैट इज़ सेकंड, वेदर दैट इज़ मिनट, वेदर दैट इज़ हार, जो भी आप सेलेक्ट करें, तो पर सेकंड इसकी कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है, ये कितना बढ़ रहा है, पर सेकंड या पर मिनट या पर हावर इसकी कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है और ये कितना बढ़ रहा है। या अगर हम इस डायरेक्शन को कंसिडर करें कि ये रिवर्स आ रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम कितनी कमी बेशी आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो ये जल्दी ख़त्म होके ये बना लेगा, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। ये रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि ये तेज़ी से यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट बना लेगा, ये तेज़ी से कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट रिफॉर्म करेगा रिएक्टेंट को तेज़ी से। अगर तेज़ी से नहीं है तो स्लोली कंज्यूम ये फॉर्मेशन होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होना, किस चीज़ का चेंज होना, कंसंट्रेशन का, इनकी मिकदारों का, किस चीज़ का, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं कंसंट्रेशन का,
रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, टाइम के साथ। तो अगर ये रिएक्टेंट्स हैं तो स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल, चलो मैं ये लिख देता हूँ, दो रिएक्टेंट्स हैं A + B, तो स्टार्ट में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कि कंसंट्रेशन 0, 5, 10, 15, ये टाइम 0, 5, 10, 15। वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, कम हो रही है, और इसी तरह प्रोडक्ट जो पहले 0 था उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये कम हो रही, ये बढ़ रही है। दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। इब्तिदा में ये ज़्यादा, ये कम, प्रोडक्ट ना होने के बराबर, फिर ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। एक वक्त ये प्रोडक्ट है C+D, एक वक्त ऐसा आन पहुँचेगा कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट्स वापस रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो इन दोनों का रेट कांस्टेंट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। So change in the concentration of reactants or products per unit time is called rate of reaction. इक्विलिब्रियम के बारे में मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूँ। अच्छा देखिए, मैं एक फ़िज़िकल प्रोसेस की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने वाटर लिया हुआ है, लिक्विड वाटर। कंटेनर इज़ ए क्लोज कंटेनर। सिरे में वाटर ज़्यादा है लिक्विड स्टेट में और वेपर्स न होने के बराबर हैं। अगर हम इस वाटर को हीट दे दें, हीट देना शुरू करें, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें वाटर लिक्विड स्टेट से जाएगा वेपर स्टेट में, लिक्विड से वेपर स्टेट में। इस प्रोसेस को इवापोरेशन का नाम दिया जाता है। अगर आप हीट दे रहे हैं तो वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन। यहाँ पर वेपर्स की तादाद में इजाफ़ा शुरू होता जाएगा। जब वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ये आके अपने इस सरफेस के साथ टकराने लगेंगे और वापस ये कन्वर्ट होंगे लिक्विड में। तो वेपर गोज़ इनटू लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया है कंडेंसेशन का। जिससे पहले हमारे पास वाटर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, यहाँ पर हमारे पास वेपर्स हैं, वाटर गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में है। अब पहले तो ये प्रोसेस ज़्यादा था, फॉरवर्ड प्रोसेस तेज़ी से चल रहा था, लेकिन जब ये बढ़ गया तो फिर रिवर्स प्रोसेस शुरू हुआ। इसको हमने इवापोरेशन का नाम दिया था, रेट ऑफ इवापोरेशन। इसको हमने नाम दिया कंडेंसेशन का। तो एक वक्त ऐसा पहुंचेगा कि जितने मॉलिक्यूल यहाँ लिक्विड स्टेट से वेपर में जा रहे हैं तो उतने ही वेपर से वापस लिक्विड में आएंगे। तो हम बोलेंगे कि रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, या हम इस तरह से बोलेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेसेस बराबर बराबर हो जाएं। तो ऐसी हालत में हम इस इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो हम कुछ इस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे। हम इस जगह तक पहुँचे जहाँ पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम को आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? यहाँ से हम इसको आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ ए स्टेट at which the rate of forward reaction becomes equal to
द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आपको रेट के बारे में बताया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। सॉरी। तो ये भी जान रखें कि इक्विलिब्रियम की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी क्वांटिटीज़ सेम हों। क्वांटिटीज़ का सेम होना ज़रूरी नहीं है। आप हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास अगर लिक्विड वाटर है और हमने 100 ml लिया हुआ है, 100 ml, तो इसका 50 ml होना चाहिए और इसका भी 50 ml होना चाहिए। ये गलत है। क्वांटिटीज़ डजंट मैटर। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकती है, क्वांटिटीज़ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं और कितने यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं। तो इट इज़ ए स्टेट, एक ऐसी हालत जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम की फिर एक दो टाइप्स हैं। एक टाइप को हम नाम देते हैं होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरे को हम नाम देते हैं हेट्रोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। होमो और हेट्रो में क्या फ़र्क है? अगर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम स्टेट ऑफ मैटर में हो, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वो कहलाएगा होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एग्जांपल पहले भी कोट की, हम लिखते हैं H2 + I2। आपने गैसियस फॉर्म में लिया और आपके पास प्रोडक्ट बना और वो भी गैसियस फॉर्म में। तो देखिए, रिएक्टेंट्स गैस, प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में, तो इनके दरमियान इस्टेब्लिश होने वाले इक्विलिब्रियम को होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाएगा। ना एक बात की समझ आती है तो बाकी बातें समझना आसान हो जाती हैं कि इनका क्या मतलब होगा। तो हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब डेफिनेटली यही होगा कि व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर इनकी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो। फॉर एग्जांपल देखिए, हम हेट्रोजीनियस के बारे में देख लें। हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, हमने इसको हीट दी, बनाया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में। नाउ यू कैन सी इट ओवर हियर कि यहाँ पर प्रोडक्ट में एक चीज़ हमारे पास ऐसी निकल आई है जिसका स्टेट चेंज है, तो सॉलिड गैस। अब ऐसी किस्म की इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम का। रिमेंबर स्टूडेंट्स के केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग मोशन। अभी हरकत रुकी नहीं है और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन रोका नहीं होगा, बल्कि रिएक्टेंट चेंज हो रहे होंगे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट चेंज हो रहा होगा वापस रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट चेंज हो रहे होंगे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस चेंज हो रहा होगा रिएक्टेंट में। तो ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम is always a dynamic in nature. ओके स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, हेट्रोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन की डिराइवेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है,
कि इन्होंने ये प्रेजेंट कर रखी है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ मास एक्शन का।